मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूविताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणोल्लासं वन्दे सद्गुणोल्लासं मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के पिता और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त यही भावना का कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर। सूत्र पाठ करेंगे। सार सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में प्रारंभिक 7 सूत्रों में जीव के असाधारण 5 भावों की चर्चा यहाँ पर की गई है। जीव के असाधारण 5 भाव कौन कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। अभी भी कुछ लोग औदारिक बोलते हैं तो ध्यान रखें, औदैक भाव का नाम क्या है? औदैक। ये 5 भाव हैं और इन 5 भावों में से प्रत्येक के कितने भेद हैं? बोले निशि जी, 5 भावों के कितने कितने भेद हैं? शायोपशमिक के 2 भेद हैं और शायोपशमिक के 2 भेद हैं। नहीं, औपशमिक के 2 भेद हैं और शायिक के 9 भेद हैं और फिर शायद मिश्र के आपके 10 भेद हैं और 21 भेद हैं आपके औदैक के और पारिणामिक के 2। शायोपशमिक भाव के कितने बताए? शायोपशमिक भाव के मैंने बताया 10 भेद। 10 कहाँ लिखा है? अष्टादश है, 10 नहीं है, अष्टादश है। 28 भेद उसमें प्लस करना है 28 18 भेद। हाँ, शायोपशमिक भाव के 18, 2, 9, 18, 21 और 3, इस तरह से ये इनके भेद हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं? औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक, सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। शायिक भाव के 9 भेद, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक वीर्य और क्षयिक उपभोग। और फिर है क्षयिक दर्शन, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक चारित्र, क्षयिक चारित्र और क्षयिक सम्यक्त। ठीक है जवाब। लेकिन ये जो आपने क्रम बोला है, कौन सा क्रम? वो पहले दर्शन ज्ञान आते। हाँ, पहले क्षयिक दर्शन, तो दर्शन लाभ ज्ञान बोलते हैं या सम्यक चारित्र, पिछले सूत्र से बोलते हैं मान लाभ के अभाव में प्रकट होने वाले हैं ना, तो बीच में अंतराय तो सबसे अंतिम कर्म है। तो या तो ज्ञान दर्शन से शुरू करें या फिर सम्यक तो चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इस तरह से। शैवशमिक भाव की चर्चा अपनी चल रही है और शैवशमिक भाव का स्वरूप यहाँ हम देख रहे हैं। ये कर्म के क्षयोपशम के समय जीव का जो भाव होता है उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। तो कर्म का जो क्षयोपशम है वो क्षयोपशम में क्या स्थिति बनती है उसको हम देख रहे हैं। क्षयोपशम में कर्म की कितने तरह की अवस्थाएं होती हैं? क्षयोपशम में कर्म की कितने तरह की अवस्थाएं होती हैं? बोलिए प्रेमलता जी। क्षयोपशम में कर्मों की 3 रूप अवस्था होती है।
एक तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन सर्गावस्था रूप सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम और वर्तमान कालीन स्पर्धकों का उदय, ये 3 रूप अवस्था कर्मों में होती है। वर्तमान कालीन कौन से स्पर्धकों को? देशघाती स्पर्धक, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होता। यानी क्षय उपशम में 3 तरह की अवस्थाएं हैं, क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। क्षय किसका है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उपशम किसका है? भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम है। और उदय किसका है? वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो ये 3 रूप जो कर्म की अवस्था है, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षय उपशम कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उपशम अच्छा होता है कि क्षय उपशम अच्छा होता है? कर्मों का उपशम होना वो अच्छा है कि क्षय उपशम होना वो अच्छा है? उंगली से जवाब देना है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उपशम अच्छा है तो 1 उंगली, क्षय उपशम अच्छा है तो 2 उंगली। बढ़िया, मिक्स जवाब है, 1 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं। देखिए, उपशम में तो क्या है? उपशम में तो कर्म का किसी भी तरह का उदय है ही नहीं, किसी भी रूप में, ना सर्वघाती का ना देशघाती का, किसी भी तरह का उदय नहीं है। और क्षय उपशम में दिख तो रहा है हमको क्षय है, लेकिन वो क्षय सच्चा क्षय है क्या? वो तो उदय के अभाव रूप क्षय है। और जो उपशम है ना, वो उपशम भी जैसा उपशम में उपशम होता है, वो जो औपशमिक भाव में जो उपशम हो रहा है, उसमें जो उपशम होता है वो है अच्छा वाला उपशम। और इसमें जो उपशम हो रहा है वो कैसा है? वो तो उदीर्णा के अभाव रूप सदवस्था रूप उपशम है। और फिर इसमें उदय तो है ही है, उदय तो है ही, भले ही देशघाती का है लेकिन उदय तो है। इसलिए उपशम जो अवस्था है वो कंपैरेटिवली अच्छी है। अच्छी है मतलब, यदि हम सम्यक्त्व में देखें तो औपशमिक सम्यक्त्व और शैक्षमिक सम्यक्त्व, इन दोनों में से कौन निर्मल है? औपशमिक सम्यक्त्व और शैक्षमिक सम्यक्त्व, इन दोनों में से निर्मल कौन सा सम्यक्त्व है? तो औपशमिक सम्यक्त्व निर्मल है। शैक्षमिक सम्यक्त्व में तो दोष लगते हैं, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है ना, जो भी शैक्षम बनेगा उसमें देशघाती प्रकृति का उदय है ही है। तो वो देशघाती का उदय है तो वो उस गुण को प्रकट तो होने दे रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने दे रहा है तत्संबंधी गुण को। इसलिए कंपैरेटिवली जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तो उपशम वो अच्छी स्थिति है। इसीलिए जो श्रेणी चढ़ने का काम होता है, श्रेणी जब चढ़ी जाती है तो शैक्षणिक सम्यक के साथ श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है, या तो द्वितीय उपशम हो या तो शायिक सम्यक हो, तभी श्रेणी चढ़ पाते हैं। तो ये बात यहाँ हुई। शिवक्षम की परिभाषा अपनी लगभग हो चुकी थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों से, 1-2 लोगों से पूछ लेती हूँ तो मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को पता समझ में आ गया कि नहीं। उदयाभावी क्षय का क्या अर्थ है? उदयाभावी क्षय का क्या अर्थ है? बोलिए रूपम जी। उदय का अभाव। उदय का अभाव मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मतलब उदय का अभाव होना, मतलब अभी उदय में अभी उदय में नहीं है, दबे हुए हैं, लेकिन आगे उदय में आ सकते हैं। नहीं, बोलिए रजनी जी। वर्तमान कालीन जो सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं उनका क्षय हो जाता है, मतलब वो उपशम होकर के उनका पावर कम हो जाता है और वो देशघाती में परिणत हो जाते हैं। उसको मतलब कि ये बोलते हैं उद्याभावी क्षय।
बाकी बात आपकी ठीक है, लेकिन उपशम वाली बात इसमें नहीं है, उनका उपशम नहीं होता है। उपशम नहीं होता। वर्तमानकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, वो सर्वघाती स्पर्धकों की शक्ति हीन होकर सर्वघाती रूप से न उदय में आकर वो देशघाती रूप में उसे उदय देशघाती आती है। रूप पर उदय में आती है। इसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय। बोलिए अर्चना जी, आप बोलिए अपने शब्दों में, उदयाभावी क्षय किसे कहेंगे? सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने से एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में जो परिणत होकर उदय आते हैं उनको उदयाभावी क्षय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको समझ में आया उदयाभावी क्षय? अनीता जी आप बोल पाएंगे उदयाभावी क्षय किसे कहेंगे? मतलब उदय का अभाव, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आना। हाँ, उसको दारू उदयाभावी, शैल जो बताया था। हाँ, हाँ, मतलब वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आते हैं, देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। उदय में तो आ रहे हैं लेकिन वो सर्वघाती रूप से नहीं आ रहे, इसलिए क्षय कह रहे हैं। एक्चुअल में क्षय उसका नहीं है। सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? बोलो पारुल। जो भविष्यकालीन स्पर्धक हैं वो समय से पहले उदय में नहीं आ जाए तो उनकी उदीर्णा को रोकना, मतलब उनको भविष्य में ही रोक देना। बढ़िया, उसको क्या कहते हैं? उसको सदावस्था रूप उपशम। ठीक, बोलिए रेणु जी, सदवस्था रूप उपशम। जो भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक है उनकी समय से पहले उदीर्णा न हो, वो उदय में नहीं आए समय से पहले, इसलिए उनको उसी अवस्था में रोक देना कर्मों को, वो है सद अवस्था रूप उपशम। बढ़िया, ठीक है। तो ये दो शब्दों के अर्थ अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर क्षय उपशम में कुछ कठिनाई नहीं। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या है कि सर्वघाती प्रकृतियों को का देशघाती रूप कन्वर्ट होकर उदय में आना, वर्तमान कालीन का वो उदयाभावी क्षय है। और सदवस्था रूप उपशम का मतलब जो भविष्यकालीन सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो जिस टाइम पर हैं वो उसी समय पर रहें, वो उदीर्णा होकर जल्दी उदय में नहीं आ जाएं, तो वो कहलाता है उनका सदवस्था रूप उपशम। सर्वघाती देशघाती सबको क्लियर है? घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में से 26 है देशघाती, 21 है सर्वघाती। किस किस ने याद कर ली हैं? जिनको याद नहीं थी और उन्होंने याद कर ली है सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां। रूपम जी आपसे सुना था परसों? नहीं सुना था? सबको याद कर लेनी है। बोलिए रूपम जी। चार घातियां ज्ञानावर्णी की उसमें एक है सर्वघाती और बाकी है देशघाती। चक्षु मति श्रुत अवधि मनपर्य है देशघाती और केवल ज्ञान है सर्वघाती। फिर दक्षिणावर्णी में पांच निद्रा और केवल ज्ञान दर्शन वो है सर्वघाती, और चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन ये है देशघाती। फिर मोहिनी की दर्शन मोहिनी की एक है सम्यक देशघाती, बाकी नहीं, हाँ सम्यक देशघाती, और वो मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व है सर्वघाती। और दर्शन चारित्र मोहिनी की चार संचलन की, चार क्रोधमान मायालोभ और 9 कसाय ये है देश सर्वघाती। और देशघाती और अंतानबंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये है सर्वघाती। और अंतराय की 5 हैं देशघाती, उसमें सर्वघाती नहीं है। बहुत बढ़िया, बस इतना ध्यान रखना, अभी आपने शॉर्ट में बोल दिया, बाकी वो मति श्रुत अवधि मन पर है, केवल ज्ञानावरण चक्षु चक्षु अवधि दर्शनावरण है ना, वो दर्शन नहीं। बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्वघाती देशघाती का विभाजन है। जो तत्संबंधी गुण का पूरा घात करे वो प्रकृति कहलाती है सर्वघाती, और जो तत्संबंधी गुण का पूरा घात नहीं कर पाए, आंशिक घात करे,
वो प्रकृति कहलाती है देशघाती। अब देखिए मतलब सबको आप लोगों को क्लियर है। अब अपने को यहाँ से पढ़ना बाकी है। 90 नंबर पेज निकाल लीजिए अपनी तत्वार्थ मणि प्रदीप में, पेज नंबर 90, तत्वार्थ मणि प्रदीप। बीच में से देखिए यद्यपि शयोपशम, यहाँ से पढ़ते हैं। अब रीडिंग ही करनी है लगभग अपने को, ये सब आप लोग देखते जाइएगा कि समझ में आ गया है अपने को। यद्यपि शयोपशम पद शय प्लस उपशम इज इक्वल टू शयोपशम इस प्रकार बना है, अतः इसमें शय और उपशम ही दिखाई देते हैं। तथापि वस्तु स्थिति यह है कि शयोपशम भाव में न तो असली क्षय है और न असली उपशम, तथा इसमें उदय भी शामिल है ही है। ना तो असली क्षय है ना असली उपशम है। असली उपशम हो रहा था औपशमिक भाव, जहां पर वो उपशमकरण किया था, और क्षय होता है शायिक भाव में। तो यहाँ असली क्षय भी नहीं है, असली उपशम भी नहीं है, और उदय है ही, ये स्थिति इसमें है। मूलतः शायोपशमिक भाव की परिभाषा इस प्रकार है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय यानी उदय के अभाव रूप क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों, उन्हीं का मतलब है सर्वघाती स्पर्धक, उन्हीं का मतलब सेम टू सेम वही नहीं, उन्हीं का मतलब है वो जो प्रकृति, जिस प्रकृति की चर्चा चल रही है उसी के भविष्यकालीन स्पर्धक, उसी सर्वघाती स्पर्धक, भविष्यकालीन वही सर्वघाती स्पर्धक। तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों के होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे शायोपशमिक भाव कहते हैं। जब कर्मों में ये स्थिति होती है तीन तरह की, उस समय आत्मा में जो भाव होता है, तो आत्मा में उस समय जो भाव होता है उसको शायोपशमिक भाव कहते हैं। इस प्रकार शायोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकारी उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों के उदय का मिश्रण है। कुछ लोग समझते हैं कि यह शायोपशमिक भाव औपशमिक भाव से अच्छा होगा क्योंकि इसमें उपशम के साथ क्षय भी शामिल है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो कि शायोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्णतः क्षय नहीं है, मात्र उनका वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय है, क्योंकि वे स्पर्धक अभी सत्ता में विद्यमान है। सत्ता में विद्यमान है और हर समय एक समय पूर्व ही वो देशघाती में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो सत्ता में से खत्म नहीं हुए, सत्ता में विद्यमान है। इसी प्रकार उनका पूर्णतः उपशम भी नहीं हुआ है, अपितु उन सर्वघाती स्पर्धकों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम है। पूर्णतः उपशम नहीं हुआ है का क्या मतलब है कि वर्तमान में तो उदय चल रहा है ना उन्हीं के देशघाती का, वो देशघाती और वो सर्वघाती थे, वर्तमान कालीन वो देशघाती रूप कन्वर्ट होके उदय में तो आ ही रहे, टोटली उपशम कुछ उदय ही नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्णतः उपशम नहीं हुआ है, उपशम हुआ है केवल जो भविष्यकालीन थे, उन भविष्यकालीन का उदीर्णा नहीं होना, उतना उपशम यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार उनका पूर्णतः उपशम भी नहीं हुआ है, अपितु उन सर्वघाती स्पर्धकों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम है, उसी स्थिति में ठहर जाने रूप उपशम हुआ है, और देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है ही। इस प्रकार यह शायोपशमिक भाव क्षय, उपशम और उदय इन तीन का मिश्रण है। यद्यपि शयोपशम पद में क्षय पद विद्यमान है, तथापि शायोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय अर्थात पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है। वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय हुआ है, भविष्य में उनका उदय हो सकता है। जब ये शयोपशम चल रहा है, तो शयोपशम जब चल रहा है तो वर्तमान में उन सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शयोपशम नहीं रहे, पूर्ण उदय आ जाए, अलग अलग अभी अपन कर्मों में देखेंगे, तो भविष्य में उनका उदय आ सकता है। वर्तमान में उनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है, उसी को यहाँ क्षय कहा है। सर्वथा क्षय नहीं हुआ कि भविष्य में कभी भी अब उनका उदय नहीं आएगा। सर्वथा क्षय का तो मतलब यह है कि कभी भी अब उनका उदय नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्षय तो कह रहे हैं पर सर्वथा क्षय नहीं है।
सभी लोग यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिन कर्मों का क्षय हो जाता है उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, पर क्षयोपशम भाव में उदयाभावी क्षय होने पर भी उक्त कर्म का सत्ता में अस्तित्व बना रहता है। मात्र तत्समय में उदय के अभाव रूप क्षय होता है। सत्ता में तो उस कर्म का अस्तित्व बना हुआ ही है, सत्ता में से अभाव नहीं हुआ है, केवल वर्तमान में वो भी सर्वघाती रूप से उदय का अभाव हुआ है, उस रूप क्षय हुआ है। यह नाम मात्र का क्षय है, वस्तुतः यह क्षय है ही नहीं। इसी प्रकार उपशम भी तत्समय उदय में आने वाले निषेकों का नहीं, आगामी काल में उदय आने वाले संभावित निषेकों का होता है। उपशम भी जो हो रहा है वो उस समय वाले निषेकों का उपशम नहीं हो रहा जो उदय में आ रहे हैं, उदय में तो आ ही रहे हैं, भविष्यकालीन जो है कर्म उनका उपशम हो रहा है। तो वर्तमान में तो उसको औपशमिक भाव कह सकते हैं क्या? सदवस्था रूप उपशम हुआ तो उसको औपशमिक भाव कह सकते हैं क्या कि नहीं? औपशमिक भाव तो अगर वर्तमान में उपशम होता तो कहते वर्तमान में तो क्या चल रहा है, वर्तमान में तो उदय चल रहा है। शायिक भाव कह सकते हैं क्या इसको? उनका उदयाभावी क्षय हुआ है तो शायिक भाव कह सकते हैं क्या? कि शायिक भाव भी नहीं कह सकते, क्योंकि शायिक भाव होता तो वर्तमान में किसी भी तरह का उदय नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उदय है, इसलिए ना तो सच्चा शायिक भाव है ना सच्चा औपशमिक भाव है। तो ये कौन सा है? ये मिश्र रूप भाव है, क्षयोपशमिक भाव है। नाम मात्र का क्षय है, नाम मात्र का उपशम है। ठीक है, इसी प्रकार उपशम भी तत्समय उदय में आने वाले निषेकों का नहीं, आगामी काल में उदय में आने वाले संभावित निषेकों का होता है। वह भी असली उपशम नहीं, सदवस्था रूप उपशम है, पर देशघाती प्रकृति का उदय वो वास्तविक है। जो उदय है देशघाती प्रकृति का, वो उदय ओरिजिनल है, वो रियल है, वो वास्तविक है। इस प्रकार तत्संबंधी कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इस प्रकार वही परिभाषा वापस से रिपीट की है। और एक शब्द जो शुरू में दिया है, तत्संबंधी कर्मों के, तत्संबंधी कर्मों के मतलब जिस गुण के क्षयोपशमिक भाव की चर्चा चल रही है उससे संबंधित जो कर्म है उसी का उदयाभावी क्षय, उसी का सदवस्था रूप उपशम और उसी के देशघाती स्पर्धकों का उदय उसमें लगाएंगे। क्षयोपशम के संबंध में एक दो नियम हमने देखे थे। क्या नियम थे क्षयोपशम के संबंध में? क्षयोपशम के संबंध में क्या नियम देखे थे? क्या बात है, बोले सुनीता मैम। क्षयोपशम जो है ये सिर्फ घाती कर्म में ही लागू होती है और सर्वघाती में नहीं, देशघाती में होता है। क्षयोपशम 8 कर्मों में से घातिया कर्मों में ही लागू पड़ता है, अघातिया कर्मों में लागू नहीं पड़ता। और दूसरी बात, घातिया कर्मों की भी देशघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम लागू पड़ता है, सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं। ठीक है, ये नियम था। लेकिन वहां एक शब्द हमने लिखा था दूसरे नियम के संबंध में, मुख्य रूप से। तो ये मुख्य रूप से लिखने का क्या कारण है? क्योंकि जो मोहनीय कर्म में, मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? मिथ्यात्व, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? उंगली बतानी है ना। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? सर्वघाती हैं। ठीक है, सर्वघाती हैं। तो क्षयोपशम किस में लागू पड़ता है? क्षयोपशम लागू पड़ता है देशघाती में, ये अपन ने नियम देखा है। लेकिन ये प्रकृतियां इसकी अपवाद है। ठीक है, ये मतलब मोहनीय कर्म ही समझ लो इसके अंतर्गत, थोड़ा इसमें अपवाद है। क्योंकि जब हम क्षयोपशम सम्यक की परिभाषा बनाएंगे तो इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होगा। देशघाती प्रकृति तो अकेली सम्यक प्रकृति है। और दूसरा अपवाद क्या है इसमें?
एक और हमने क्या देखा था, नियम समझ लीजिए, वो भी नियम ही था कि देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक कौन कौन से होते हैं। देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक और सर्वघाती प्रकृतियों में स्पर्धक, कैसे कैसे स्पर्धक होते हैं, बोलिए अलका जी। देशघाती स्पर्धक में दोनों स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी और सर्वघाती भी। और सर्वघाती तो सर्वघाती ही होते हैं। देशघाती प्रकृतियों में दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी और सर्वघाती स्पर्धक भी। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें केवल सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। पर जो ये मोहनीय कर्म की देशघाती प्रकृतियां हैं, कौन सी है मोहनीय कर्म की देशघाती प्रकृतियां? मोहनीय कर्म की देशघाती प्रकृतियां कौन सी हैं? बोले दीपिका जी। एक तो सम्यक प्रकृति है दर्शन मोहिनी की, और चारित्र मोहिनी की संज्वलन, क्रोधमान माया लोभ और नौकशाय, ये देशघाती। बढ़िया। यानी मोहनीय कर्म की ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं 14 प्रकृतियां, 9 नौकशाएं, 4 संजुलन की 13 और एक सम्यक्त प्रकृति 14। इनमें से 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जो हैं तो देशघाती, लेकिन इनमें स्पर्धक भी सारे देशघाती ही हैं, इनमें सर्वघाती स्पर्धक होते ही नहीं। कौन सी 10 प्रकृतियां हैं? एक तो सम्यक्त प्रकृति और 9 नौकशाएं, 9 नौकशाएं और सम्यक्त प्रकृति, ये प्रकृतियां तो हैं देशघाती। और नियम क्या था कि देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के स्पर्धक होते हैं। आवाज आ रही बराबर? नियम क्या था कि देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के स्पर्धक होते हैं, लेकिन ये 10 प्रकृतियां देशघाती भी हैं और इनमें स्पर्धक 2 टाइप के नहीं है। इन 10 प्रकृतियों के सारे ही स्पर्धक देशघाती ही होते हैं, इनमें सर्वघाती स्पर्धक होते ही नहीं। तो ये मोहनीय कर्म में थोड़ा सा अपवाद है, बाकी के 3 कर्मों में वो नियम बराबर लागू पड़ते हैं कि बाकी के जो 3 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनकी देशघाती प्रकृतियों में 2 तरह के स्पर्धक होते हैं। और जो शिवोपशम की परिभाषा है वो भी एग्जैक्टली वहां पर लागू पड़ेगी। पर ये जो मोहनीय कर्म से संबंधित जो भी अपने आएंगे शैक्षणिक भाव, वहां थोड़ी सी स्पर्धकों की जगह वो प्रकृतियां लगेंगी, वहां पर सर्वघाती स्पर्धकों की जगह सर्वघाती प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां को लगाएंगे। समझ में आई बात? अभी जो बात हमने की समझ में आई? कौन रिपीट कर सकते हैं? बोले रेणु जी, अभी क्या समझा? आपने कहा कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें सर्वघाती और देशघाती 2 रूप प्रकृतियां होती है, लेकिन मोहनीय कर्म में जो सम्यक प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृतियों में आप क्या बोल रहे हैं? सर्वघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। देशघाती बोली मैंने, देशघाती बोला मैंने, देशघाती बोला मैंने। देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है, सर्वघाती 2 और प्रकार की प्रकृतियां नहीं होती है, 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक होते हैं। और मोहनीय कर्म में इसका अपवाद है, इसमें जो सम्यक प्रकृति है और जो दर्शन मोहनी की और जो चारित्र मोहनी की 9 कसाय है, वो केवल देशघाती प्रकृतियां होगी, उसमें सर्वघाती प्रकृतियां इसमें नहीं, ये नहीं होती है। प्रकृतियां नहीं, स्पर्धक वो प्रकृतियां तो देशघाती हैं, लेकिन उनमें स्पर्धक सारे स्पर्धक भी सारे देशघाती, सर्वघाती स्पर्धक उसमें नहीं होते। मतलब सम्यक प्रकृति और 9 जो कसाय है, जो ये इनमें देशघाती स्पर्धक होंगे, इनमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं पाए जाएंगे, मोहनीय कर्म की प्रकृति जो है। चलिए और कौन बोलेंगे? निशी जी, समझ में आया आपको? देशघाती स्पर्धक तो 2 तरह के होते हैं, देशघाती प्रकृति के स्पर्धक,
दो तरह के होते हैं, वो देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। और देशघाती स्पर्धक जो होते हैं वो मोहनीय कर्म में नहीं लागू होते, बाकी अन्य 3 कर्मों में लागू होते हैं। वो दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय कर्म में तो लागू होते हैं, लेकिन मोहनीय कर्म में वो ये नियम देशघाती स्पर्धक लागू नहीं होते ऐसा नहीं, ये जो नियम है वो मोहनीय कर्म में लागू नहीं होता। ठीक है, मोहनीय कर्म की जो देशघाती प्रकृतियां हैं, 10 प्रकृतियां ऐसी हैं जो प्रकृतियां तो देशघाती हैं, लेकिन उनके सारे स्पर्धक भी देशघाती ही होते हैं, उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते। और कौन बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए निशा जी, बोलिए, आपको समझ में आया? मैम कुछ तो आया है। देशघाती प्रकृतियों में 2 तरह के स्पर्धक होते हैं, एक तो देशघाती और एक सर्वघाती। लेकिन मोहिनीय कर्म में 14 मोहिनी कर्म में 14 देशघाती प्रकृतियों में से 10 प्रकृतियां ऐसी है, नौ कषाय और एक सम्यक्त, जो देशघाती भी हैं और इनके स्पर्धक भी सारे देशघाती होते हैं। लेकिन वो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, इन 3 कर्मों में परिवर्तन थोड़ा सा होता रहता है इनके। इन तीनों में तो दोनों प्रकार के देशघाती प्रकृतियों में प्रकार की होती है, इनमें देशघाती होती है। हाँ, बड़ी मोहनीय कर्म की 10 प्रकृतियां देशघाती हैं, लेकिन उनके सारे स्पर्धक भी देशघाती हैं, उनमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते। ठीक है, तो अब जो आगे अब हम इसके भेद प्रभेदों में इस परिभाषा को अप्लाई करेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी कि अगर मोहनीय कर्म से संबंधित बात चल रही है तो ये नियम लागू नहीं पड़ेगा, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि की बात चल रही है तो बराबर यही वाला नियम लागू पड़ेगा कि देशघाती प्रकृतियों में 2 तरह के स्पर्धक होते हैं। अब शैक्षणिक भाव के जो भेद हैं, बोलो पारो। भाभी आपने एक पॉइंट और बताया था ना, पहला वाला अपवाद के आपने 2 पॉइंट बताए थे ना, एक तो ये मोहनीय कर्म का, एक सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के बारे में भी कुछ बताया था। आवाज ब्रेक हो गई थी, वो समझ में नहीं आया। वही कि जो मिथ्य यानी मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्म में जब हम शैक्षणिक सम्यक की परिभाषा लगाएंगे तो वहां पर वो, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक है ही नहीं, सम्यक्त प्रकृति में सारे स्पर्धक कैसे हैं, देशघाती ही हैं। तो अब हम शैक्षणिक सम्यक्त की परिभाषा बनाएंगे तो क्या है परिभाषा शैक्षम की? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो अब दर्शन मोहनीय में सर्वघाती स्पर्धक कौन से हैं? दर्शन मोहनीय में तो सम्यक प्रकृति में तो सर्वघाती स्पर्धक है ही नहीं, तो वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उन्हीं का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और फिर जो वर्तमान कालीन सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है उसका उदय। इस तरह से उस परिभाषा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे सर्वघाती स्पर्धक ढूंढने जाएंगे तो वो प्रकृति ही पूरी उसमें आएगी, अलग से स्पर्धक हमको देशघाती के वहां पे नहीं मिलेंगे। बोले आशा आंटी। एक वैसे तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, इसमें अपन ज्ञानावरण में शैवक्षम की परिभाषा कैसे बनाएंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण अभी अपन सबने बनाएंगे, अभी बस मैं वही करने वाली थी, लेकिन ये पीछे बीच में हैंड रेज हो गए हैं। अभी पूरे जो 4 ज्ञान 3 अज्ञान अभी नहीं बना पाएंगे तो आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों को एक एक उसमें घटित करके लाना है कल। यद्यपि 10 लक्षण चल रहे हैं लेकिन परिभाषा अपने सामने है, और जो वहाँ शैक्षणिक भाव के भेद दिए, अभी कोशिश करते हैं एक पे अपन लगा लें। तो जो शैक्षणिक भाव के भेद दिए हैं, 4 ज्ञान नाम देख लेना, तो किसी भी एक ज्ञान के संबंध में उस ज्ञान से रिलेटेड कौन सा कर्म है उसका शैवक्षम अपने को घटित करके परिभाषा में वो शब्द जोड़ के बनाना है। ठीक है, करके ट्राई करना, गलत होगा तो गलती निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग खुद करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बोलिए मैम, मैं वो संजुलन के लिए कल भी बोली थी, संजुलन कषाय में सर्वघाती
स्पर्धक कैसे होते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत मंद कसाय है। मंद में भी स्पर्धक तो सभी तरह के होते हैं ना, मंद तो दिखती है लेकिन उसमें अभी देखेंगे। जैसे छठे गुण स्थान में संतुलन का तीव्र उदय है, सातवें में मंद उदय है, आठवें में मंदतर उदय है, नवें में मंदतम उदय है, तो वहां संतुलन का तीव्र उदय है। और अभी समझ लीजिए जब सकल संयम प्रकट नहीं है तब संतुलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है कि वो पूरा घात हो रहा है तत्संबंधी गुण का। तत्संबंधी गुण, हमको गुण पता हो और उसके घातने वाला कर्म पता हो तो हमको वो अच्छे से समझ में आ पाएगी। मतलब तो यथा क्या चारित्र प्रकट नहीं करने दे रहा है, इसीलिए मतलब ये सर्वघाती हो गया संजोग। बोलिए, शयोपशमिक भाव के 18 भेद कौन से हैं? शयोपशमिक भाव के 18 भेद। रेखा जी बोलेंगे कोलकाता। ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, विनीता आंटी बोलिए। मेरे को लग रहा है नेटवर्क स्लो है, मुझे आप लोगों की आवाज। 4 प्रकार का ज्ञान जी, मति क्षयोपशम ज्ञानावरण बोलूं, कैसे बोलूं? ज्ञान बोलिए ना, ज्ञान के नाम ज्ञानावरण क्यों बोलेंगे? अब तो शैक्षणिक भाव, मति ये ज्ञान, बात ध्यान रखिए। भाव जीव के हैं, जीव के असाधारण भाव है, इसमें कर्म का नाम नहीं आएगा, जीव के गुणों के नाम आ रहे हैं। क्षयोपशम वाली बात पूछ रहे थे ना आप, क्षयोपशम बोल के सोच रही थी। तो क्षयोपशम तो कर्म था, मैंने अभी पूछा है प्रश्न शैक्षणिक भाव के भेद। तो शैक्षणिक भाव है वो जीव का गुण है। विनीता आंटी आपकी वीडियो और आवाज दोनों बंद हो गई है। चलिए अनीता, अलका जी आप बोल दीजिए फटाफट। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धियां, सम्यक और संयमा सेम। फिर ठीक है, आपकी भी आवाज बंद हो गई, अपने आप ही आवाज तो बंद हो रही। देखिए 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, ज्ञानाज्ञान है ना, अर्थ किया था कि नहीं अपन ने सूत्र का? अर्थ नहीं किया, देखिए पहले अर्थ कर लेते हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश, ज्ञान, ज्ञान ना ज्ञान है तो उसमें से अज्ञान निकलेगा, ज्ञान और अज्ञान। फिर है दर्शन, दर्शन शब्द है, और लब्धि, लब्धि, और फिर जो श है आधा श वो तो विसर्ग है, लब्धि। चतुः आधा स है वो भी विसर्ग बनेगा, चतुः। त्रि, त्रि, पंच भेदा, तो पहले नाम दिए हैं उसके बाद में उनकी संख्याएं दी है, तो जिस क्रम से नाम है उस क्रम से संख्याओं को उनके साथ सेट करना है। तो ज्ञान के साथ चतु यानी 4 ज्ञान, फिर अज्ञान के साथ त्रि यानी 3 अज्ञान, फिर दर्शन के साथ वापस त्रि यानी 3 दर्शन, और लब्धि के साथ में पंच यानी 5 लब्धियां। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धियां। कितने हो गए? 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15, ये 15 हो गए। इसके बाद में कह रहे हैं सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। सम्यक्त्व 1, चारित्र 1 और संयमा संयम 1, तो 15 और 3 18। इस तरह से 18 भेद हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जैसे औपशमिक भाव के भेद में सम्यक्त्व चारित्र कहा था, तो जब हम औपशमिक भाव के भेद बोलते हैं तो अकेला सम्यक्त्व चारित्र नहीं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ऐसे ही यहाँ लिखा तो है क्योंकि सूत्र है, कम शब्दों में लिखना है, इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र लिखा है, लेकिन उसके आगे लगाना क्या है अपने को, कौन सा सम्यक्त्व? शैक्षणिक सम्यक्त्व और शैक्षणिक चारित्र। और संयमा संयम वो तो इंक्लूडेड ही है कि वो शैक्षणिक ही होता है, उसके आगे शैक्षणिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 ज्ञान कौन से हैं? 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान, ये है 4 ज्ञान। ये 4 ज्ञान कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, जिनकी चर्चा पहले अध्याय में करके आए हैं। तो ये चारों ज्ञान कैसे हैं? ये शैक्षणिक ज्ञान है। तो अब आपको ये देखना है कि मति ज्ञान को लिया, तो मति ज्ञान
जब प्रकट हो रहा है तो कौन से कर्म का शोक्षम होगा कि मति ज्ञान प्रकट होगा? मति ज्ञान को घातने वाला कर्म कौन सा है? मति ज्ञानावरण। ठीक है, मति ज्ञानावरण कर्म है। अभी समय नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप लोग करके लाना, और खाली मन में सोच के नहीं लाना है, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। एक एक के संबंध में तो कम से कम, सारा एक साथ नहीं दे रही मैं आपको, किसी भी एक भाव के संबंध में आपको परिभाषा घटित करनी है जो परिभाषा दी है। तो मैं आपको बता रही हूँ तरीका। मति ज्ञान है, मति ज्ञान को घातने वाला कर्म कौन सा है? मति ज्ञानावरण कर्म। तो अपनी परिभाषा क्या है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो अब इसमें क्या लगाना है? उसके आगे कर्म का नाम लगाना है कि मति ज्ञानावरण कर्म के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मति ज्ञानावरण कर्म के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और मति ज्ञानावरण कर्म के वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीन रूप जब इस मति ज्ञानावरण कर्म की अवस्था होती है तो जीव को जो भाव प्रकट होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। सरल है कि नहीं? बस वो कर्म का नाम वहां पे अपने को, लेकिन अब आपको इसमें ये देखना है कि ये क्यों कैसे बन पाई ये मति ज्ञानावरण के साथ में ये परिभाषा। क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म कौन सा है? सर्वघाती है कि देशघाती है? मति ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है कि देशघाती है? देशघाती है ना, अभी मैंने उंगलियां बदल दी, देशघाती में 2 बता दिया है। देशघाती प्रकृति है, तो देशघाती प्रकृति है तो स्पर्धक कौन से कितने हैं उसमें? दोनों टाइप के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। देशघाती प्रकृति में दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं, तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम किया और देशघाती स्पर्धकों का उदय किया, तो वो क्षय उपशम वाली स्थिति उसमें बन गई। तो ये सरल है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आप खुद अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो अब आप लोग क्या है कि अपन तो ऐसे वर्चुअली इसमें है, नहीं तो मैं आपको बांट दे देती एक एक, वरना सभी एक ही एक परिभाषा को नहीं कर लाए, या फिर सब नीचे से उठा के लाए, पीछे से बीच बीच में से कुछ कुछ परिभाषाओं का आप लोग घटित करके लाना। तो कल अपन चर्चा करेंगे, अब यही पूरा करते हैं, आगे रत्नगंज शावकाचार्य की क्लास। बोलिए चित्रांटी। ये आज आपने जो क्वेश्चन डाले ना वो कैसे देना है? देने नहीं है, आप लोग जो जो कर रहे हैं, अच्छा हुआ मुझे, मैं भूल ही जाती हूँ, मैं वो यहाँ चलता है क्विज तो मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आप लोग अपने पेपर में आंसर लिख के रख लीजिए, और जब आप लोग कहेंगे हो गया, वैसे तो हम तो यहाँ तो रोज का रोज ही करा रहे हैं, तो अगर आप लोग कल तक कर लेंगे तो मैं आंसर डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग अपने चेक खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा वैसे, आप लोग मुझे लिख लिख के भेजेंगे तो वो करना पॉसिबल नहीं है। बोलिए रेनू जी। मैं तो कर ली अभी, बस खाली 3-4 क्वेश्चन यार हो गए सारे। बड़ी अभी एक एक मत पूछिए, बस यही करना है, मैंने आपको बता दिया ना। बता दे परमागम कितने होते हैं, बस ये बता दो। अभी खोजिए, आप खोजिए। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय